हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक रिवीजन सेशन। और इस सेशन में आपको वही जो आपके क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर मैं आपको याद कराने वाला हूं। और साथ में जितना भी डिटेल डिस्कशन कराऊंगा वो सभी पॉइंट्स भी मैं आपको यहीं पर याद कराऊंगा। आप लोगों को घर में कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी याद करना है अभी करना है, आप लोगों को भी करना है। तो मैं यहाँ पर जो जो बताता जाऊँगा आप लोगों को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से उसे सेट करते जाना है। और A to Z क्वेश्चन, जितने भी अभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिटेल डिस्कशन के साथ कराऊंगा, तो A to Z आपको दिमाग में यहीं पर सेट होना चाहिए। तो दिमाग में रट लो, एकदम से उसे फिक्स कर लो दिमाग में अपने क्वेश्चन को कि इसका आंसर यही होने वाला है। तो यहाँ पर जो है एक रिवीजन सेशन है, बट रिवीजन सेशन उस टाइप का है कि आपको याद जो है यहीं पर करना है, घर पे नहीं करना है। तो जो भी अभी कहता जाता हूँ आप लोग उसे याद करते चलो, ठीक है। तो वही हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा याद रख लेना, ये 5 नहीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए एक ट्रिक है आपका, क्या, तो मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़, ये मैंने बार बार बताया है, तो इसे भी याद रखिएगा। मित्र पर गमछा झाड़ जो है कर्क रेखा के लिए ट्रिक है। कर्क रेखा 8 राज्यों से, मित्र पर गमछा झाड़, और 8 के 8 राज्य आप लोगों को याद होगा ही। तो मित्र पर गमछा झाड़ इसके लिए एक ट्रिक है जिसे आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा दूरी कर्क रेखा कहां पर कवर करती है, तो सबसे ज्यादा दूरी, तो कर्क रेखा सबसे ज्यादा दूरी कहां पर कवर करती है, बताओ आप लोग। तो भाई सबसे ज्यादा दूरी कर्क रेखा कहां पर कवर करती है, तो याद रख लेना मध्य प्रदेश में। कहां पर, तो मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा दूरी कर्क रेखा कहां पर कवर करती है, तो मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा दूरी कर्क रेखा कहां पर, तो मध्य प्रदेश, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि सबसे कम दूरी कर्क रेखा कहां पर कवर करती है। तो सबसे कम दूरी अगर पूछ ले तो क्या दोगे आंसर भाई, तो आंसर देना है आपको राजस्थान, याद रख लेना है राजस्थान। तो सबसे कम दूरी कहां पर कर्क रेखा का, तो राजस्थान याद रख लेना है। सबसे कम दूरी कहां कवर करती है, तो राजस्थान में कवर करती है कर्क रेखा सबसे कम दूरी। और 8 राज्यों से कर्क रेखा पार होती है, ठीक है। और कर्क रेखा याद रख लीजिएगा कितना होता है भाई, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। कितना, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ याद रख लेना है, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है आपका कर्क रेखा है। आई होप आप लोगों का इतना दूर क्लियर हो गया होगा। तो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं अभी के अभी याद कर लेना है, घर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस रैंक पर है। तो क्षेत्रफल एरिया के अकॉर्डिंग पूछ रखा है, तो एरिया के अकॉर्डिंग भारत का रैंक क्या है, तो एरिया के अकॉर्डिंग भारत का रैंक 7 है। 7वें रैंक पर जो है आपका भारत आता है। कितने रैंक पे, तो 7वें रैंक पे भारत आता है। इससे भारत से पहले 6 आपके जो कंट्री हैं भाई, 6 कंट्रीज हैं जो कि भारत से छोटे हैं क्षेत्रफल में, भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में। भारत से बड़े हैं 6 कंट्रीज जो कि भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में। आपका जो भारत है वो 7वें रैंक पर आता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्षेत्रफल में देखो सबसे टॉप कौन है, तो सबसे टॉप पर है, फर्स्ट नंबर में है रूस। आपका कौन है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो रूस है। उसके बाद कौन सा है, तो कनाडा है। रूस के बाद कनाडा याद रख लीजिएगा, ट्रिक से याद रख लेना है। रूस के बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, तब यूएसए याद रख लेना है, तब ब्राजील याद रख लेना है। ब्राजील के बाद क्या याद रख लोगे, तो ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया याद रख लेना है। ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया याद रख लेना है। क्या क्या आपको याद रख लेना है, पहले रूस याद रख लेना है, फिर कनाडा याद रखना है, फिर चाइना, फिर यूएसए, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। तो 7 के 7 कंट्रीज हैं आपके, जो कि जिसमें से भारत जो है 7वें रैंक पर है एरिया के अकॉर्डिंग। एंड उससे पहले जो है आपके 6 हैं। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो रशिया सबसे बड़ा है, ठीक है। भारत जो है 7वें रैंक पर है एरिया के अकॉर्डिंग। अगर आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य याद रख लीजिएगा राजस्थान है। एरिया के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। दूसरा कौन सा आ जाएगा, तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। और थर्ड पे क्या आ जाएगा, तो महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी। तो सबसे बड़ा राज्य एरिया के अकॉर्डिंग तो राजस्थान है। आपके भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगर सबसे छोटा पूछ ले कि एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन सा है, तो गोवा याद रख लीजिएगा। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन सा राज्य है, तो गोवा राज्य है सबसे छोटा। गोवा सबसे छोटा आपका स्टेट हो जाता है एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार। ओके। भारत की कुल सीमा रेखा कितनी है, तो कुल सीमा रेखा 22,700, उसके बाद आपका दिया है 15,200, 76,456 या 34,567। तो देखो भारत की कुल सीमा रेखा जो है 22,700 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 22,700। अगर स्थलीय सीमा रेखा इसी में पूछ ले कि स्थलीय सीमा रेखा है, तो स्थलीय याद रख लीजिएगा भाई 15,200। स्थलीय सीमा रेखा 15,200। और जल सीमा रेखा अगर पूछ ले, भारत की कुल जल सीमा रेखा, तो याद रख लीजिएगा 7,516.6। तो
टोटल सीमा रेखा कितना है भारत का, तो 22,700। स्थलीय पूछ ले तो 15,200 और जल सीमा रेखा पूछ ले तो भाई 7,516.6 याद रख लेना है आप लोगों को। ओके। प्रेम या घृणा हार्मोन किसे कहते हैं, तो भाई लव एंड कडल हार्मोन किसे कहा जाता है, लव एंड कडल हार्मोन, प्रेम और घृणा का हार्मोन, तो भाई इसे प्रोलैक्टिन हार्मोन को कहते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को कहते हैं, थायरोक्सिन को कहते हैं, या कोई नहीं। तो याद रख लीजिएगा, प्रेम और घृणा हार्मोन, लव कडल हार्मोन जो है आपके ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को कहा जाता है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को कहा जाता है लव एंड कडल हार्मोन। ठीक है, देखो ये जो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है यही आपका दूध निकलने में मदद करता है, दूध निकलने में मदद करता है, निकलने में। ठीक है, तो दूध निकलने में मदद कौन सा हार्मोन करता है, तो दूध निकलने में हेल्प जो है आपका ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन करता है, और डिलीवरी के समय भी यही हार्मोन आपका मदद करता है, डिलीवरी प्रसव के दौरान भी भाई आपका ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है डिलीवरी करने के टाइम पर मदद करता है। ठीक है, तो डिलीवरी के टाइम पर भी मदद कौन करता है, तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन ही रिलीज होता है डिलीवरी के टाइम पर। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करी जाए तो माँ के स्तन में दूध बनने में मदद करता है, तो दूध बनने में कौन मदद करता है, तो दूध बनने में प्रोलैक्टिन हार्मोन मदद करता है, दूध बनने में मदद हेल्प कौन करता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, और दूध निकलने में कौन मदद करता है, तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। एंड लव एंड कडल हार्मोन जो है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को ही कहा जाता है, ध्यान में रखना है आप लोगों को। थायरोक्सिन हार्मोन तो भाई ये तो आपके थायराइड ग्लैंड से जो है रिलीज करा जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, शरीर में अगर लोहा अधिक हो जाए तो कौन सी बीमारी होता है, तो अगर मान लो आपके शरीर में आयरन ज़्यादा हो जाए तो आयरन ज़्यादा होने से कौन सा बीमारी होता है, अनेमिया होता है, वेल्डस डिजीज होता है, स्कर्वी होता है, या मेनिंजाइटिस होता है। तो याद रखिएगा, लोहा जब अधिक हो जाएगा तो आपको एनीमिया नहीं, तो एनीमिया कब होता है, जब लोहा आपके शरीर में कम हो जाए आयरन की कमी के कारण, तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन के वजह से है क्या, एनीमिया होता है। आयरन की कमी की वजह से क्या होता है, तो एनीमिया होता है, जिसमें कि आपको खून की कमी हो जाती है आपके शरीर में। ठीक है, ब्लड की कमी हो जाती है आपके शरीर में। अगर लोहा अधिक हो जाए, आयरन अधिक हो जाए तो कौन सा बीमारी होगा, तो वेल्डस डिजीज हो जाता है, वेल्डस डिजीज नाम का एक रोग हो जाता है, इसी को ही सिड्रोसिस भी कहा जाता है, सिड्रोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिड्रोसिस या वेल्डस डिजीज जो है आयरन अधिक होने की वजह से होता है। स्कर्वी जो है भाई ये विटामिन सी की कमी से है, आपको स्कर्वी देखने को मिलता है। एंड मेनिंजाइटिस जो है आपके एक ब्रेन से, आपके मस्तिष्क से रिलेटेड एक डिजीज है जो कि आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है, मेनिंजाइटिस। ओके। इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है भाई, तो एम्पियर है, वोल्ट है, वाट है, या फिर मीटर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो जाता है, एम्पियर, या फिर इसी को कूलम पर सेकेंड भी कहते हो, कूलम पर सेकेंड। तो याद करना है, क्या याद करना है, तो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, या इसी को कूलम पर सेकेंड भी कहते हो। तो रटो, अभी के अभी रटो भाई, इसको इंतजार नहीं करना है कि घर में जाके याद करना है, अभी के अभी याद करो, यहीं पर क्लास में ही आपको अभी जो पढ़ रहे हो अभी तुरंत याद कर लेना है आपको। तो इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, उसी को कूलम पर सेकेंड भी कहा जाता है, कूलम पर सेकेंड भी कहा जाता है। वोल्ट किसका है, वोल्ट किसका है, तो वोल्ट याद रख लेना भाई, आपके पोटेंशियल डिफरेंस का है वोल्ट, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है भाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस का है आपका वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, तो वोल्ट याद रख लेना है। वाट किसका है, तो पावर का है वाट, पावर का वाट। और मीटर पर सेकेंड किसका है, तो दूरी, डिस्टेंस का क्या है, तो दूरी, डिस्टेंस का मीटर पर सेकेंड हो जाता है। या फिर अगर आपसे पूछ ले कि विस्थापन या वेलोसिटी का भी क्या होगा, तो इसका भी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो दूरी का और विस्थापन का दोनों का मीटर पर सेकेंड होता है, दूरी और विस्थापन दोनों का मीटर पर सेकेंड होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का ही मीटर पर सेकेंड होता है, यूनिट ध्यान रख लेना है आपको। दूरी है तो भाई आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस क्या है एक बताओ आप लोग, अदिश राशि है, सदिश राशि है, एक से अधिक के कोई नहीं है। तो देखो दूरी जो है, दूरी एक अदिश राशि है, दूरी क्या है भाई, तो एक अदिश राशि है, दूरी क्या है, तो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो याद रख लीजिएगा ये सदिश राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है, विस्थापन। भारत के संविधान में राजभाषा किस भाग में है, तो संविधान में राजभाषा जो है संविधान में कितने आपके भाग में दिया गया है, तो भाग 18 में नहीं भाई, भाग 8 में भी नहीं है, भाग 17 में जो है आपका राजभाषा दिया गया है। और राजभाषा कौन कौन सा है, तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश जो है आपका राजभाषा हो जाता है, भाग 17 में दिया गया है आपके
भाषा को। अगर बात करी जाए कि भाग 18 में क्या दिया है, तो भाग 18 में इमरजेंसी दिया हुआ है, आपातकाल दिया हुआ है। आपातकाल की बात किसमें की गई है, तो भाग 18 में पार्ट 18 में आपातकाल इमरजेंसी की बात हुई है। अगर भाग 8 आपसे पूछ ले, भाग 8 पूछ ले, तो 8 याद रख लीजिएगा आपके यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश से है, केंद्र शासित प्रदेश से है, यूनियन टेरिटरी से है। अगर भाग 11 पूछ ले आपसे, तो भाग 11 में आपको क्या याद रख लेना है, तो केंद्र राज्य का संबंध, केंद्र और राज्य का संबंध, केंद्र राज्य के रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो केंद्र राज्य का संबंध जो है भाग 11 में हो जाता है। ओके। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, तो विधि के समक्ष समानता, तो विधि के समक्ष समानता किस में है, अनुच्छेद 13 में, तो नहीं। अनुच्छेद 14 में, तो बिल्कुल यही। अनुच्छेद 13 में, तो भाई अनुच्छेद 13 में क्या है, तो अनुच्छेद 13 में न्यायिक पूर्वावलोकन है, न्यायिक पूर्वावलोकन है, न्यायिक पूर्वावलोकन। तो न्यायिक पूर्वावलोकन किस में है, तो आर्टिकल 13 में न्यायिक पूर्वावलोकन है। आर्टिकल 14 में जो है आपका विधि के समक्ष समानता है, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता है। और आर्टिकल 1 में क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है, क्या है, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में आपका विधि के समक्ष समानता दिया हुआ है। रेनबो हमेशा दिखता है, तो भाई रेनबो कहाँ पर दिखता है हमेशा, सूरज के सामने तो नहीं, सूरज के उल्टे दिशा में। तो रेनबो जो है हमेशा जो है सूरज के उल्टे दिशा में दिखेगा, ऑलवेज, हमेशा ये सूरज के उल्टे दिशा में दिखता है रेनबो आपका। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके कर्नाटक में नहीं भाई, कर्नाटक में तो आपका केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कर्नाटक में क्या है, तो केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कर्नाटक में केगा, ऐसे याद रख लो, कर्नाटक में क्या है, तो केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में नहीं, महाराष्ट्र में आपका जो है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ, तो महाराष्ट्र में। केरल का याद रख लीजिएगा कि केरल में जो है लिटरेसी रेट सबसे हाई है, लिटरेसी रेट जो है भाई ये सबसे हाई है केरल में, आपका केरल में लिटरेसी रेट सबसे हाई हो जाता है। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, सलाहकार जो है HVR अयंगर, VN राव, महेंद्र ज्योति, भीमराव अंबेडकर। तो देखो संविधान सभा के सलाहकार जो थे वो HVR अयंगर नहीं VN राव हो जाते हैं, BN राव। अगर HVR अयंगर पूछे तो संविधान सभा के सचिव थे ये, संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो HVR अयंगर, HVR अयंगर। सलाहकार पूछ ले तो BN राव। संविधान के भाग 4A में है, तो भाग 4A में क्या है ये बता दो आप लोग कि भाग 4A में क्या है संविधान सभा के। तो देखो भाई भाग 4A में भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भाग आपके 4A में नहीं है भाई ये, बल्कि भाग 4 में है। पार्ट कितने में है, तो भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP इज इन पार्ट 4। ओके। अगर संघ पूछ ले आपसे तो संघ याद रख लीजिएगा ये भाग 5 में है, संघ किस में है, तो भाग 5 में है। राज्य पूछ ले तो राज्य भाग 6 में है, भाग 6 में आपका क्या है, राज्य। भाग 4A की बात करी गई है तो मूल कर्तव्य जो है भाग 4A में है और आर्टिकल 51A में है, आर्टिकल 51A में जो है, और भाग 4A में जो है आपका मूल कर्तव्य है। अगर आपसे पूछा जाए भाई कि भाग 8 में क्या है, तो भाग 8 में याद रख लेना आपके यूटी जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं सभी भाग 8 में आते हैं। भाग 9 में क्या आएगा, तो पार्ट 9 में आपका पंचायत आता है, क्या आता है, तो पंचायत याद रख लियो भाई कि भाग 9 में आता है पंचायत। 9A अगर पूछ ले तो 9A यू हैव टू रिमेंबर नगर पालिका, नगर पालिका भाग 9A याद रख लेना है आपको, ठीक है। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई, तो बिहार समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी स्थापना 1931 बिल्कुल करेक्ट है यही वाला। किसने किया है स्थापना, तो याद रख लीजिएगा जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण नारायण और साथ में फूलन प्रसाद वर्मा। तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना की, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में किया गया है। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे, तो पहले भाई यही याद रख लेना कि हरिजन सेवक संघ का स्थापना कब, तो 1932 में किया गया। हरिजन सेवक संघ का स्थापना कब,
तो 1932 में, मंथ के साथ याद रख लेना है, मंथ से पूछा जाता है तो मंथ कब, तो सितंबर 1932 में हरिजन सेवक संघ का स्थापना किसने किया है, तो महात्मा गांधी। तो बिल्कुल यही करेक्ट होता है, जहां भी आपको हरिजन शब्द देखने को मिल जाए महात्मा गांधी आंसर लगा देना, हमेशा सही होगा। तो हरिजन सेवक संघ सितंबर 1932 महात्मा गांधी के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रख लीजिएगा घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला हरिजन सेवक संघ के आपके अध्यक्ष कौन, तो घनश्याम दास बिरला। सचिव, सचिव याद रख लेना है अमृत लाल ठक्कर। अमृत लाल ठक्कर, अमृत लाल ठक्कर जो है सचिव थे आपके, ठक्कर, अमृत लाल ठक्कर सचिव थे आपके हरिजन सेवक संघ के। नेक्स्ट, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो देखो 11वां मौलिक कर्तव्य, तो देखो इसमें मौलिक कर्तव्य पहले 10 ही थे, 11वां जोड़ा गया है बाद में। तो किस संविधान संशोधन के तहत, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है वही 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। और इसी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ही जो है शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A को भी जोड़ा गया। अधिकार आर्टिकल कितना, तो 21A जोड़ा गया था। तो दो बात याद रख लीजिएगा, 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A भी जोड़ा गया, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रख लीजिएगा आप लोग। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, तो ये संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को किससे हटाया गया, तो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और एक अब वो विधायक अधिकार बना दिया गया, जो कि अब आर्टिकल 300A में मेंशन करा गया है। आर्टिकल कितने में, तो 300A में मेंशन किया गया है आपके संपत्ति को, अधिकार को, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985, ये आपके दल बदल से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन था, दल बदल से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन था, याद रख लीजिएगा। रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस डे भाई 8 मार्च को नहीं, 9 मार्च को नहीं, 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। लोकसभा राज्यसभा से एंग्लो इंडियन सदस्य को खत्म किस संविधान संशोधन से किया गया, तो देखो लोकसभा और राज्यसभा से एंग्लो इंडियन मेंबर्स को खत्म कर दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो 52वां संविधान संशोधन। तो भाई 52वां संविधान संशोधन के तहत तो क्या किया गया है, तो इसके तहत तो आपके दल बदल का जो आपका जुड़ा हुआ है भाई, दल बदल। 126वां संविधान संशोधन, 126वां संविधान संशोधन से जो है लोकसभा राज्यसभा से एंग्लो इंडियन सदस्य को खत्म किया गया है। और ये संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 2019 में हुआ था, 2019 में, याद रखिएगा। कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, तो आर्टिफिशियल रेन, वही आर्टिफिशियल रेन किससे कराई जाती है, सिल्वर आयोडाइड, बिल्कुल यही करेक्ट है, AGI, सिल्वर आयोडाइड से जो है आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो देखो बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, तो याद रख लेना है 8 बार लगा है, ठीक है। किसके टाइम पर कितनी बार लगा है, तो 8 बार लगा है। पहली बार कब लगा है, तो 1968 में लगा है। कब लगा है, तो 1968 में पहली बार लगा है। 1968 में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है बिहार में। अगर पूछा जाए कि 1968 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो वहाँ के CM कौन थे, चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो याद रख लीजिएगा भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री थे 1968 में वहाँ के चीफ मिनिस्टर आपके, ठीक है, चीफ मिनिस्टर भोला पासवान शास्त्री। अगर गवर्नर पूछ ले तो ये शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेना भाई कि गवर्नर उस टाइम में कानूनगो थे, कौन थे, तो कानूनगो याद रख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद रख लेना, कानूनगो जो है गवर्नर थे, याद रह जाएगा इजिली आप लोगों को। त्वरण कैसी राशि है, तो भाई त्वरण कैसी राशि है, सदिश है, अदिश राशि है, एक से अधिक है, कोई नहीं। तो त्वरण जो है भाई वो आपका एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है, सदिश राशि। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं कि सदिश राशि को और अदिश राशि को पहचानने का एक ट्रिक देता हूं, ठीक है। तो सदिश राशि के लिए तो ट्रिक याद रख लेना, उसके बाद तो अदिश तो खुद ब खुद निकल जाएगा। अगर आपको देखो वो वाले जितने भी शब्द आपके आएंगे वो वाले, ठीक है, वो सभी आपके सदिश राशि होंगे। जैसे कि बल,
तो वो आपका आ रहा है, तो बल क्या है, तो एक सदिश राशि है। अगर देख लो वेग आ गया, तो वेग में भी वो है आपका, तो इसलिए ये सदिश राशि है। उसके बाद विस्थापन, तो इसमें भी वो आ रहा है, तो इसलिए ये भी सदिश राशि है विस्थापन। उसके बाद याद रख लेना त्वरण, त्वरण में भी आपका वो बीच में आ रहा है, तो ये भी एक सदिश राशि है। उसके बाद संवेग, संवेग में भी वो आ रहा है, इसलिए ये भी एक सदिश राशि है। तो इस ट्रिक से आप लोग सदिश राशि को याद रख सकते हो, वो ट्रिक से, ठीक है। तो वो वाले ट्रिक से जो है आपको, वो वाले ट्रिक से जो है आप लोग सदिश राशि को याद रखिए। अब अदिश में कौन कौन सा आएगा, तो आयतन आपका अदिश में आ जाएगा। वो के बाद जो भी आएंगे तो सभी अदिश में आएंगे। उसके बाद दाब को याद रख लीजिएगा, उसके बाद चाल को याद रख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग दूरी को याद रख लीजिएगा। तो ये सभी आपके अदिश राशि हो जाते। तो आई होप कि आप लोगों को ये ट्रिक ईजी लगा होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो इस तरह से याद रख सकते हो आप लोग। हेपेटाइटिस बी फैलता है, तो देखो हेपेटाइटिस बी जो है रक्त से फैलता है, भोजन से फैलता है, दूषित पानी से फैलता है, या हवा से फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है भाई वो ब्लड से फैलता है, आपका ब्लड से फैलने वाला डिजीज है। तो देखो हेपेटाइटिस मेनली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, तो हेपेटाइटिस जो है 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एक तो होता है हेपेटाइटिस ए, एक होता है हेपेटाइटिस बी, और एक होता है हेपेटाइटिस सी। तो 3 टाइप के होते हैं हेपेटाइटिस ए, बी और सी। ए जो आपका फैलता है भाई, तो ये गंदा जल, मतलब कि वाटर, और जो आपके फूड होते हैं, भोजन जो होते हैं, तो गंदे जो जल और भोजन होते हैं, उससे जो है आपका हेपेटाइटिस ए होता है। हेपेटाइटिस बी जो है आपके ब्लड से फैलता है, ब्लड से ये फैलता है हेपेटाइटिस बी, ओके। एंड सी अगर पूछ ले तो सी भी आपका ब्लड से फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी और सी आपका ब्लड से फैलता है, और ए जो है गंदा वाटर और आपके कंटामिनेटेड फूड से फैलता है, ठीक है। आई होप कि ये भी आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, ठीक है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में। तो देखो भाई सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ, तो गोवा में तो नहीं, ये जम्मू कश्मीर में आपका सिचुएटेड है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। बिहार में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई, तो देखो बिहार में सबसे पहले सेंसस कब हुआ है, तो याद रख लीजिएगा सबसे पहले जनगणना कब हुआ है। तो जनगणना 1941 में देखने को मिला था बिहार में सबसे पहले, 1941 में। बिहार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो देखो ये जो है आपका 6.59 नहीं 8.60% है बिहार भारत की कुल जनसंख्या का। बिहार का सबसे साक्षर जिला, तो लिटरेसी रेट सबसे हाई कहाँ का है बिहार का, तो पूर्णिया का। तो भाई सबसे लिटरेसी रेट सबसे कम है, पूर्णिया का सबसे लिटरेसी रेट सबसे कम है, घटिया है पूर्णिया का लिटरेसी रेट, ठीक है। यहाँ पर आपके जो है पुरुष भी कम शिक्षित हैं, और महिला यार यहाँ पर जो है वो भी इसी के इक्वल में है, ठीक है। उसके बाद मुंगेर में, तो मुंगेर में तो भाई सेक्स रेशियो कम है, यहाँ पर जो है सेक्स रेशियो कम है आपका, सेक्स रेशियो कम है आपके मुंगेर में। रोहतास में जो है बिहार का सबसे साक्षर जिला पूछ ले तो रोहतास आपको लगाना होगा, बिहार का सबसे साक्षर जिला रोहतास, और पूर्णिया सबसे कम साक्षर जिला, ठीक है। रोहतास में देखो, रोहतास में जो है पुरुष भी आपके जो होते हैं, मेन जो होते हैं वो भी सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं, और वुमेन जो होती है वो भी सबसे ज़्यादा आपकी एडुकेटेड है, ठीक है। तो मेन और वुमेन दोनों रोहतास में सबसे ज़्यादा एडुकेटेड हो जाते हैं। एंड आपके पूर्णिया में जो है मेन सबसे कम एडुकेटेड हैं। एंड अगर पूछ ले कि महिला कहाँ पर सबसे कम शिक्षित है, तो याद रख लीजिएगा आपके सहरसा में सबसे कम शिक्षित है महिला, ओके। बिहार विधानसभा की पहली बैठक कब हुई, तो बिहार विधानसभा का पहला बैठक 1912 में नहीं हुई, ये 1913 में देखने को मिला था। बिहार विधानसभा का पहला बैठक कब, तो 1913 में, याद रख लेना है, डेट एग्जैक्ट याद रख लेना। तो 20 जनवरी 1913, तो बिहार विधानसभा का पहला बैठक 20 जनवरी 1913, 20 जनवरी 1913, 20 जनवरी 1913 रट लो अभी आप लोग, ठीक है। पटना लॉ कॉलेज की स्थापना की गई, तो लॉ कॉलेज तो भाई ये तो लॉ कॉलेज तो आपका 1909 में ही बना था। लॉ कॉलेज कब, तो 1909 में बना था। अगर आपसे पूछ ले कि पटना हाई कोर्ट कब बना है, पटना हाई कोर्ट याद करो अभी के अभी, इंपॉर्टेंट है। पटना हाई कोर्ट कब बना है, तो याद रख लेना है 1916 में बना है पटना हाई कोर्ट, 1916 में पटना हाई कोर्ट। अगर पूछ ले आपसे पटना कॉलेज कब बना है, बताओ आप लोग, पटना कॉलेज, पटना कॉलेज कब बना है, तो 1863 याद रख लीजिएगा, 1863। पटना महिला कॉलेज पूछ ले तब क्या करोगे, पटना वुमेंस कॉलेज महिला कॉलेज, तो याद बताओ पटना महिला कॉलेज कब बना है, तो ये बना है 1940 में। कब, तो 1940 में पटना महिला कॉलेज, 1940 में पटना महिला कॉलेज बनकर तैयार हुआ था, ओके।
पटना जिला के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो पटना के साथ बिहार का कितना जिला? तो देखो पटना एक जिला है वही आपके बिहार का, तो और बिहार की राजधानी भी है पटना। तो जो पटना है उससे कितना जिला लगता है आपका, ठीक है, सीमा शेयर करता है? तो भाई वो 5 जिला है नहीं, 9 जिला जो है पटना के साथ सीमा शेयर करता है। 9 जिला पटना के साथ सीमा शेयर करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं बिहार के बारे में कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। बिहार, ये मान लो आपका ये बिहार है, ठीक है, ये आपका बिहार है। तो अगर आपसे पूछ ले कि बिहार के पूर्व में कौन सा जिला है, तो याद रख लीजिएगा बिहार का पूर्वी जिला कौन सा है, तो याद रखना है किशनगंज। तो बिहार का पूर्वी जिला किशनगंज। अगर बिहार का दक्षिणी जिला पूछ ले तो गया, बिहार का दक्षिणी जिला तो गया याद रख लेना है। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार का पश्चिमी जिला, तो पश्चिमी जिला कैमूर हो जाता है। बिहार का पश्चिमी जिला तो कैमूर हो जाता है। और बिहार का जो है आपका उत्तरी जिला पूछ ले तो पश्चिमी चंपारण हो जाता है। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी जिला गया, पूर्वी जिला किशनगंज, पश्चिमी जिला कैमूर हो जाता है। प्रतिरोध का मात्रक है, तो भाई ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस, तो इसका ऐसा यूनिट ओम है, ओम मीटर है, वोल्ट है या कूलम है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का हो जाता है ओम, ओम ओम हो जाता है। रेजिस्टेंस का क्या हो जाता है, तो प्रतिरोध का ओम हो जाता है। अगर प्रतिरोधकता दे देता रेजिस्टिविटी तो ओम मीटर हो जाता। रेजिस्टिविटी अगर प्रतिरोधकता दे देता तो फिर ओम मीटर, प्रतिरोध दिया है इसीलिए ओम, और प्रतिरोधकता दे देता तो रेजिस्टिविटी अगर दिया रहता तो ओम मीटर हो जाता। वोल्ट है आपका किसका भाई, तो वोल्ट याद रख लीजिएगा आपके पोटेंशियल डिफरेंस का है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का है क्या, तो वोल्ट हो जाता है। कूलम्ब किसका है, तो कूलम्ब आप लोग याद रख लीजिएगा ये चार्ज का है कूलम्ब, चार्ज का यूनिट क्या है कूलम्ब। और चार्ज को किससे यूनिट करा जाता है, तो इंडिकेट करा जाता है, तो क्यू से चार्ज को इंडिकेट करा जाता है, क्यू से, ठीक है, क्यू से चार्ज को इंडिकेट करते हैं। और इसका जो ऐसा यूनिट क्या है, तो कूलम्ब है, ठीक है। स्वराज दल का स्थापना किसने किया, तो स्वराज दल का स्थापना किसने किया था, तो पहली बात यही याद रख लीजिएगा इसका स्थापना कब, तो 1 जनवरी 1913 में किया गया था। 1 जनवरी 1913 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया था, तो किया गया था, तो भाई याद रख लेना है आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर इसका आपका जो है किया गया था इसका स्थापना 1 जनवरी 1913 में। और कहाँ पर, तो इलाहाबाद में किया गया था, इलाहाबाद में। तो स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 में, 1913 कहता हूँ सॉरी, 1923 में 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे आपके चित्तरंजन दास। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष चित्तरंजन दास याद रख लीजिएगा, चित्तरंजन दास, और सचिव मोतीलाल नेहरू थे इसके, सचिव मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, तो सचिव मोतीलाल नेहरू और अध्यक्ष चित्तरंजन दास हो जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने करी है, तो बिहार में याद रख लेना है श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। आपसे बिहार में अगर पूछ ले कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो श्री कृष्ण सिंह। ये श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सीएम थे, बिहार के फर्स्ट सीएम थे, और बिहार से व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही बिहार से श्री कृष्ण सिंह थे, आपको ये भी ध्यान में जरूर रख लेना है। मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो मदरलैंड का मजरूल हक ने प्रकाशन किया था, और ये सदाकत आश्रम से इसे प्रकाशित करते थे, सदाकत आश्रम से प्रकाशित करते थे। कब ये प्रकाशित किए थे, तो याद रख लीजिएगा 1921 में प्रकाशित किए थे इसे, आपके मदरलैंड पत्रिका को। मदरलैंड पत्रिका मजरूल हक के द्वारा प्रकाशित 1921 में, और ये सदाकत आश्रम से प्रकाशित करते थे। और सदाकत आश्रम भी जो है भाई आपके मजरूल हक ने ही बनाया था, सदाकत आश्रम को ध्यान में रखना है आपको, मजरूल हक ने ही सदाकत आश्रम को भी बनाया था, ठीक है। एक आप लोग याद रख लीजिएगा कि सर्च लाइट अखबार जो है सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने निकाला था। सर्च लाइट न्यूज़पेपर जो है, सर्च लाइट न्यूज़पेपर अखबार जो है, न्यूज़पेपर, ये जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने निकाला था। और इसके संपादक अगर पूछ ले आपसे, तो संपादक याद रख लेना है मुरली मनोहर हो जाते हैं। संपादक कौन, तो मुरली मनोहर थे, मुरली मनोहर। सर्च लाइट के संपादक कौन थे, तो मुरली मनोहर थे, सर्च लाइट न्यूज़पेपर के संपादक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और ये आपका एक रिवीजन सेशन था। यहाँ पर मैंने आपको फास्ट
एंड रैपिड फायर रिवीजन कराया है। तो इस सेशन को फुल देखिएगा, आपको मैंने यहाँ पर याद कराने की कोशिश करी है, तो आप लोग यहीं पर देखोगे, यहीं पर याद करोगे, घर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, याद कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए मैं कल आपके साथ जुड़ूंगा किसी और बेस्ट से बेस्ट सेशन को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।